जी, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इर्रिकवरेबल डेट्स। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स और फिर इनकी अकाउंटिंग के बारे में, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो पहले बात करते हैं इर्रिकवरेबल डेट्स पे। अच्छा, इनका दूसरा नाम बैड डेट्स भी है। सही। तो एग्जाम में इर्रिकवरेबल डेट्स आ जाए या बैड डेट्स आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। और इसकी मीनिंग क्या है कि रिसीवेबल्स ऐसे जो कि कस्टमर अब पे नहीं कर सकते। रिसीवेबल्स हम बनाते हैं ना, जब सेल्स वगैरह हो रही होती हैं तो फिर हम सेल रिकॉर्ड करते हैं, और अगर बाद में कस्टमर पे करेगा तो हम रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं। तो अगर वो बाद में कस्टमर पे ना करे तो फिर क्या करें? तो फिर उसको हम बैड डेट कहते हैं। अब ना पे करने की वजह क्या क्या हो सकती है? हो सकता है भाई कस्टमर फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हो और उसके पास पैसों का इंतजाम ना हो रहा हो, या फिर वो बैंकरप्ट हो चुका हो, डूब चुका हो, उसके पास पैसा ही ना हो, या फिर फ्रॉडलेंट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन हो उसकी, मतलब वो देना ही नहीं चाहता हो, वो हो ही बुरा आदमी। ठीक है, बुरा आदमी है, वो नहीं देना चाहता पैसे और नहीं दे रहा, तो वो हमारा बैड डेट हो गया। ठीक है, डेट मतलब जो उधार हमने दी हुई है, और बैड मतलब बेकार, खराब हो गई, अब नहीं मिलेंगे पैसे। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे अगर ऐसा बैड डेट हो जाए? तो अच्छा, जो बैड डेट था वो किसी वैल्यू का था, 30 रुपए का था, 40 रुपए का था, या मिलियंस का था, जितने का भी था। अब वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, तो जो भी ऐसे रिसीवेबल्स जो बैड डेट हो चुके हैं तो उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं? क्रेडिट रिसीवेबल कर देते हैं। रिसीवेबल हमने कैसे रिकॉर्ड किया होता है? सेल रिकॉर्ड की होती है, और रिसीवेबल में हमने एंट्री की होती है ना, डेबिट की। तो रिसीवेबल एक जनरल लेजर होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास होता है इंडिविजुअल अकाउंट्स। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स में भी हमने रिसीवेबल हर कस्टमर वाइज लिखे हुए होते हैं, तो वहां से भी इसको हटाना है। और जनरल जनरल लेजर में तो वैसे भी हटाना है इसको। तो क्रेडिट कर देंगे दोनों जगह से। ठीक है, और आपको पता है इंडिविजुअल अकाउंट्स जो है वो डबल एंट्री का पार्ट नहीं होते, वो अलग से हम अपने रिकॉर्ड के लिए लिखते हैं। अच्छा, अब डेबिट क्या कर देते हैं हम फिर? बैड डेट एक्सपेंस। इसमें क्यों करते हैं? देखें, जब हमने बेची थी चीज़ वगैरह, हमें पैसे आने थे। ठीक है, अब वो हमें पैसे नहीं आ रहे, तो वो तो हमारा एक्स्ट्रा नुकसान हो गया ना, हमारा खर्चा हो गया वो एक्स्ट्रा, जैसे कि हमने वो चीज़ फ्री में दे दी। तो इसलिए फिर हम उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। जो पैसे हमें नहीं मिलने वो रिसीवेबल से हटा के डेबिट हम एक्सपेंस में कर देते हैं। अच्छा, अगर वो हमें ऐसा करता है कि उसके ऊपर 100 रुपये का उधार है, उसको हमें 100 रुपये देने हैं, वो कह रहा है भाई मैं 100 रुपये तो नहीं दे सकूंगा, 20 रुपये ले लो मुझसे। हम कहते हैं चलो कुछ ना दे, ऐसे 20 रुपये ही काफ़ी है। तो 20 रुपये हम रहने देंगे, और बाकी जो 80 रुपये है, क्योंकि 20 रुपये उसने दे दिए, तो बाकी के जो 80 रुपये बचे वो हम रिसीवेबल्स में से हटा देंगे। ठीक है, 100 रुपये उसने देने थे, उसने 100 रुपये नहीं दिए, उसने 20 रुपये दिए, तो बाकी 80 रुपये हमारा एक्सपेंस हो गया, बैड डेट हो गया, तो वो हम रिसीवेबल में से हटा देंगे। और 20 रुपये की जब वो पैसे देगा तो रिसीट जो है वो रिकॉर्ड कर देंगे कि हमें रिसीव हो गए पैसे। अच्छा, अब ये बात हो गई किस पर? इरिकवरेबल डेट्स पे या बैड डेट से, जो कि कस्टमर ने बोल दिया है, हमें दिख रहा है या भाग गया है, हमें पता चल गया कि भाई मिलेंगे ही नहीं। दूसरा होता है अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स। अब अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स क्या होता है? ये एक अंदाजा होता है, एस्टीमेट होता है। देखिए, बिजनेस कुछ साल चल गया है ना, अब हमें हर साल पता चल रहा है कि भाई इतने परसेंट कस्टमर्स तो बेकार इंसान होते हैं और वो पैसे नहीं देते। ठीक है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं उसका, और फिर उसको हम क्या कहते हैं? अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स भी कहते हैं। ठीक है, एक कहते हैं, एक नाम है इसका अलाउंस फॉर रिकवरेबल डेट्स, या फिर अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, मतलब जो रिसीवेबल्स में से पैसे नहीं मिलने, उसका हम एक अलाउंस बना लेते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि हमें मिलने हैं। अब वो क्यों हम ऐसा अलाउंस बनाते हैं जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बैड डेट हुआ ही नहीं है, कस्टमर ने भी कुछ नहीं बोला? देखें, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं है ना, हर साल ऐसा हो रहा है कि कुछ पैसे हमें नहीं मिल रहे। अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, उसमें हम रिसीवेबल लिख रहे हैं कि हमें 10 मिलियन आने, पर हमें पता है कि भाई हर साल हमें इस जो है फर्ज कीजिए 20 मिलियन है, तो उसमें से हमें 10,000 नहीं मिलते। ठीक है, फिर भी हम उसको 20 मिलियन लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना। हमें भी पता है कि भाई ऐसा नहीं होगा, रिसीवेबल इतने नहीं आएंगे। तो जो रीडर होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, या जो भी
रीडर है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो तो उस मिसलीड हो जाएगा। तो हम ट्रू और फेयर व्यू दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलाउंस बनाना पड़ता है, एस्टिमेट लगा के, और रिसीवेबल्स में से हम पैसे हटा देते हैं, ठीक है, नेट ऑफ कर देते हैं अगेंस्ट रिसीवेबल्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब जब भी रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसमें से हम ये अलाउंस वाले अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे ना, वो काट के लिखेंगे, रिसीवेबल कम करके लिखेंगे। इसको कॉन्ट्रा अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि ये अकाउंट बनता है इससे रिसीवेबल्स से माइनस होने के लिए। जैसे कि रिसीवेबल फर्ज करें हमारे पास 10,000 थे, हमने एस्टिमेट लगाया कि भाई 500 के रिसीवेबल हमें नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अलाउंस जो है वो माइनस कर देंगे 500 का, तो ये कितना बचेगा, 9,500। ठीक है, तो रिसीवेबल जो है एसओएफपी पे 9,500 दिखेंगे इस तरीके से। और बाकी जो इरिकवरेबल डेट्स थे, बैड डेट्स थे, वो तो डायरेक्ट हम रिसीवेबल से ही हटा देंगे। वो कहाँ से हटेंगे, ये जो रिसीवेबल वाला अमाउंट है ना, वहीं से ही कट जाएंगे, ये अलग से वो कॉन्ट्रा अकाउंट में नहीं आएंगे। सही है। अच्छा, अब रीज़न क्या होता है इसका, ये जो अलाउंस बनाने का, ये अनसर्टिनिटी होती है कि भाई जितने पैसे हमने लिखे हैं कि रिसीव होने हैं, उसमें से हर साल तो नहीं होते, तो हमें पक्का पता नहीं है कि भाई हमने 10,000 लिखे हैं, तो 10,000 ही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो इसलिए भी हम अलाउंस बनाते हैं। और ये फिर इंडिविजुअल अकाउंट से हम राइट ऑफ नहीं करते, जैसे ऊपर कर रहे थे इरिकवरेबल डेट्स या बैड डेट्स में से हम डायरेक्ट रिसीवेबल को ही काट रहे थे, हटा रहे थे, इंडिविजुअल अकाउंट से भी हमने अमाउंट हटा दिया था। और अलाउंस वाले केस में ऐसे किसी बंदे का हम नहीं हटाते कि भाई ये बंदा नहीं देगा पैसे, वो एक जनरल हम जो है बना देते हैं कि भाई एस्टिमेट होता है कि इतने पैसे नहीं आएंगे, तो वो टोटल जो रिसीवेबल्स होते हैं उनमें से माइनस होता है। अच्छा, अब टोटल अलाउंस फॉर रिकवरेबल डेट्स जो है वो बराबर होता है सम ऑफ स्पेसिफिक अलाउंसेस। अब स्पेसिफिक अलाउंसेस क्या है, स्पेसिफिक अलाउंस है जैसे कस्टमर A B C D, ठीक है, इसका हमें पता है कि ये पूरे पैसे देगा, इसका भी पता है पूरे पैसे देगा। अब इसका हमें थोड़ा डाउट हो रहा है, हमें लग रहा है कि शायद इसके पास 100 रुपये इसने देने हैं, ये शायद 100 रुपये ना दे, 90 रुपये दे। मतलब ये 10 रुपये का शायद ना दे, इसने कहा नहीं है, हमें सिर्फ शक हुआ है। और इसकी भी हमें हालत सही नहीं लग रही, इसका हमें लग रहा है कि ये शायद इसके ऊपर भी 100 रुपये देने हैं इसने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 रुपये देना है। और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि ये 90 देगा, 10 नहीं देगा, इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 80 देगा और 20 नहीं देगा, तो किसी भी वजह से हो सकता है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, तो अब ये 30 रुपये जो है हमारा, तो ये हम अलाउंस में बना देंगे, ठीक है, 30 रुपये। और उसके अलावा बाकियों का भी एस्टिमेट, ये तो स्पेसिफिक हो गए कस्टमर का सोच के, हमने, कस्टमर ने कुछ नहीं बोला पर हमने अंदाजा लगाया। उसके अलावा भी हम ओवरऑल देखते हैं पास्ट ट्रेंड, और वो वाला भी एक जनरल अलाउंस कहते हैं उसको, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वो अंदाजा हम लगा लेते हैं कि भाई 10,000, और 10,000 के 100 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो अलाउंस बनेगा वो कितना बनेगा, 130 रुपये। सही। तो क्या किया हमने, हमने एक तो जनरल अलाउंस सोचा, एस्टिमेट लगाया, और दूसरा स्पेसिफिक अलाउंसेस भी देख लिए अगर कस्टमर वाइज हमें शक हो रहा है, तो वो मिला के हमने क्या बना लिया, ये अलाउंस का अकाउंट बना दिया। ठीक है, बैड डेट्स जो थे वो डायरेक्ट रिसीवेबल से कटेंगे, वो अलाउंस अलाउंस में काउंट नहीं होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, अकाउंटिंग इसकी कैसे होगी। अकाउंटिंग देखिए, जो राइट ऑफ कर रहे हैं हम, राइट ऑफ कर रहे हैं इरिकवरेबल डेट्स, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट कर लिया इरिकवरेबल डेट, जो कि एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, आपको पता है। और क्रेडिट हमने कर दिया रिसीवेबल जो एसेट, रिसीवेबल अकाउंट में से हमने डायरेक्ट पैसे निकाल दिया, हटा दिया। ठीक है, और इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो डबल एंट्री का तो पार्ट नहीं होता, पर उसमें से भी हमें ये बैलेंस रिमूव करना होगा, तो उसमें भी क्रेडिट एंट्री करेंगे। अच्छा, अब जो अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स आ रहा है, ठीक है, ये अलाउंस है, याद रखिए अलाउंस है। तो अगर देखिए, अलाउंस हर साल हम बना रहे होते हैं, सही है। तो अगर बिजनेस नया नया है, पीछे कोई अलाउंस हमने नहीं बनाया हुआ है, पहली बार बना रहे हैं, ठीक है, तो कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस तो होगा नहीं। तो पहली बार बना रहे हैं, तो पहली बार हमने अंदाजा लगाया, और हमने क्या किया, क्रेडिट किया अलाउंस फॉर रिकवरेबल डेट्स, जितना भी हमने अंदाजा लगाया, ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, रिसीवेबल से जाके माइनस होगा। अच्छा, और डेबिट हमने क्या कर दिया, एज अ खर्चा हमने रिकॉर्ड कर दिया इस साल के लिए, ठीक है, जो कि इरिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस अकाउंट में हमने डाल दिए। ठीक है, अब ये अलाउंस वाला अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, देखिए हम रिसीवेबल्स जो है उसके अकाउंट को डेबिट कर रहे होते हैं ना,
क्योंकि हमारा एसेट होता है। तो अगर रिसीवेबल हमें कम करना है तो उसमें क्रेडिट एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए फिर हम अलाउंस वाला अकाउंट जो है वो क्रेडिट वाला बनाते हैं और फिर इसको नेट ऑफ करते हैं। तो कैसे होता है, ये डेबिट वाली सारी चीज़ें रिसीवेबल की पड़ी हुई हैं, इसमें से क्रेडिट वाली जब चीज़ें माइनस होंगी तो फिर नेट जो रिसीवेबल्स हमारे बचेंगे, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें मिलेंगे, वो हो जाएगा। इसलिए अलाउंस का अकाउंट क्रेडिट वाली साइड बन रहा होता है। और फिर जो भी इसमें हम चेंजेस कर रहे होते हैं वो एज एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर उसमें से फर्ज कीजिए पहले साल हमने अलाउंस बना लिया, अब दूसरे साल की बारी है। अब जब दूसरे साल की बारी है तो हम क्या करेंगे कि पहले प्रीवियस का और न्यू अलाउंस का फर्क देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 2005 था और ये 2006 है। ठीक है, ये पिछला साल, ये अभी वाला साल। तो अब 2005 में हमने 100 जो है वो अलाउंस रिकॉर्ड किया था, हमने एस्टिमेट लगाया था 100 और उसकी एंट्री भी कर दी थी हमने, क्रेडिट अलाउंस डेबिट रिकवरेबल डेट्स। अब 2006 आ रहा है, अब हमने एस्टिमेट लगाया है। एस्टिमेट क्या है अब के बार एस्टिमेट है 120। ठीक है, अब जब हमारे ज़्यादा कस्टमर हो गए हैं तो ज़्यादा हमारे वो चांसेस हैं कि रिसीवेबल्स रिकवर ना हो। अच्छा, तो अब हमने एस्टिमेट लगाया 120, तो अब इस अकाउंट को क्या करें, अलाउंस वाले अकाउंट को। अच्छा, अब याद रखें कि अलाउंस वाला अकाउंट हमारा कहाँ पे शो हो रहा होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, रिसीवेबल्स से माइनस हो रहा होता है। ठीक है, और उसमें मैंने पीछे बात की, जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं वो हम एक्सपेंस में डाल रहे होते हैं। तो एक्सपेंस कहाँ पे जाता है, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट में दिखता है। सही। और अगर आपको पता हो, याद हो, तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो एज एट बनती है। एज एट मतलब किसी एक स्पेसिफिक डेट पे कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो बनती है, और वो रिसीवेबल में से माइनस करना है। तो हर साल हम कुछ अमाउंट बना रहे हैं और रिसीवेबल में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट को हम बढ़ाकर और जितना अभी का है उतना कर देंगे। ठीक है, 100 का तो पहले से रखा हुआ है, अब 2006 में हमें उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो हम कैसे बढ़ाएंगे, हम जस्ट इस 100 में 20 प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो फाइनल अमाउंट एज एट आएगा 2006 के ईयर एंड पे, वो 120 आ जाएगा। ठीक है, प्लस हम 20 करेंगे इसमें, और 2006 में हमारा अकाउंट में 120 दिखेगा। और वही हमें एस्टिमेट चाहिए था ना, एस्टिमेट हमने लगाया 120 का कि 120 रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो हम हमारा पहले तो 100 का बना हुआ था, तो हमने अब उसमें 20 ऐड कर दिए, तो वो 120 का बन गया। अब जब वो रिसीवेबल ऊपर होंगे तो उसमें से 120 ही माइनस होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखें, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे भाई, क्रेडिट अलाउंस करेंगे और डेबिट कर देंगे रिकवरेबल डेट एक्सपेंस। कितने से, सिर्फ जो इंक्रीज हुआ है, एस्टिमेट लगाया पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो 20 का इंक्रीज आया। अब वो जो 20 वाला इंक्रीज है वो हम यहाँ पे एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर रहे हैं और अलाउंस को उससे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये 120 हो गया। अगर कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब कैसे हो रहा है, अब फर्ज कीजिए ये 2006 था और अब ये 2007 है। तो 2007 में हमने एस्टिमेट लगाया कि भाई नहीं, ये अब कस्टमर अच्छे हो गए हैं, तो अब हमारा एस्टिमेट क्या है कि 80 का अलाउंस बनाते हैं। ठीक है, 80 वाले शायद रिकवर ना हो पाए तो 80 का अलाउंस बनाते हैं। तो अभी हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड क्या था, 120 था ना, तो वो 120 आ गया। 2006 में तो 120 था, अब हमने क्या किया है कि हमारा एस्टिमेट है कि 80, अब कम हो गया है। तो अब पहला स्टेप क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू अलाउंस। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे 40 का है। 40 क्या करने, बढ़ाने कम करने, कम करने ऑफ कोर्स। 2007 में हमें 80 का चाहिए और 120 का पहले से है, तो 120 में से हमने 40 माइनस कर दिए, तो हमारे पास 80 का अलाउंस बन गया। ठीक है, तो अब ये रिसीवेबल में से माइनस होगा। तो अब ये वाला जो 80 है ये एसओएफपी में जाएगा, और ये जो चेंज आया है ये P&L में जाएगा एज एक्सपेंस। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक्सपेंस है पर ये कौन सा एक्सपेंस है, नेगेटिव एक्सपेंस। मतलब ये एक्सपेंस वाले अकाउंट में एज अ क्रेडिट एंट्री जाएगा, तो वो एक्सपेंस को कम कर देगा। सही है, देखते हैं कैसे। अगर डिक्रीज हो गया, जो इस केस में हुआ है ये 40 से, तो क्रेडिट कर दिया हमने अलाउंस को। ठीक है, और डेबिट कर दिया इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस को। सॉरी, ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंस को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया,
क्योंकि नेगेटिव एक्सपेंस है, क्योंकि अब कम हो गया ना अलाउंस, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया रिकवरेबल एक्सपेंस में ये जो 40 है, और डेबिट कर दिया अलाउंस क्रेडिट वाला बना हुआ था ना, तो उसमें हमने डेबिट 40 कर दिया तो अलाउंस कम हो गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया अलाउंस को कम करने के लिए। तो वो जब कम हुआ तो फिर उसका नेट अमाउंट जो है वहाँ पे अलाउंस में भी 80 ही बचा, 80 ही बचा। ठीक है, अब स्टडी हब का हम एक वो देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो स्टडी हब के एग्जाम्पल में उसने ज़्यादा फोकस उस पर नहीं किया है, इस पर नहीं किया है, ये जो अलाउंस वाली चीज़ है, इसने सिर्फ वो बैड डेट वाला बताया हुआ है, तो मैं भी वही कवर कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, कस्टमर है वो बैंक हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, हमने एग्जांपल पढ़ा था ना बैड डेट्स में बैंक अब वो दे ही नहीं सकते पैसे। शी ओड आर फैशन कोई बिजनेस है इतने डॉलर्स ऑन 1 अप्रैल 2001, द डेट शुड बी रिटन ऑफ, जाहिर सी बात है बैंक हो गया तो अब उसको हटाना चाहिए, पैसे नहीं दे पाएगी वो। जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे हम रेलेवेंट लेजर में, हम डेबिट करेंगे इररिकवरेबल डेट एज एक्सपेंस, वो होगा 7845, और ट्रेड रेसिवेबल्स में से ऐसे में से हम हटा देंगे, ठीक है, और इंडिविजुअल में से भी हटाएंगे, इंडिविजुअल वाले को भी क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री का पार्ट नहीं बनता इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, एनदर कस्टमर है बाकुरा, वो 780 उसको देने हैं। अब उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई हैं, ठीक है, अब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज वो भी हमने बैड डेट में पढ़ा था। इट इज एग्रीड दैट बाकुरा विल ओनली पे 0.20 ऑफ एवरी $1 शी ओज ऑन December 14th, द रिमेनिंग बैलेंस विल बी रिटर्न ऑफ। अब वो क्या कह रही है, ये पार्शियल वाला कैसे, ऊपर हमने पढ़ा ना पार्शियल पैसे, तो जितने वो देगी वो तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जितने नहीं देगी वो राइट ऑफ कर लेंगे। तो अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, उसने फंसाने के लिए यहाँ पे लिखा है 0.20 फॉर एवरी $1, मतलब एक एक रुपया जो उसको देना था वो 1 रुपया आप नहीं देगी, वो उसके बदले क्या देगा हमें, $0.2 देंगे, सही। तो अब जब वो $0.2 हमें दे रहे हैं और उसको देने टोटल 780 है, तो जब एक के बदले वो 0.2 दे रहा है, ठीक है, तो फिर 780 के बदले वो कितना देगा, 0.2, तो हमें हमारे पास आ रहे हैं ये 156, ठीक है। अब इरिकवरेबल डेट को ये इसने क्या किया यहाँ पे, रिकवरेबल डेट हमने क्या पढ़ा था, जितना देंगे वो ठीक है, बाकी जितना नहीं दे पाएगा वो हम हटा देंगे। तो ये दे कितने पैसे देगा, $1 के बदले 0.2 देगा, 780 को देने थे 0.2, तो ये हमें 156 देगा, ये हम रिसीव करेंगे। अब हम कितने राइट ऑफ करें, टोटल अमाउंट इसका 780 था जो उसने देना था, अब ये हमें 156 जो है दे देगा पैसे, तो बाकी कितने बचे जो ये हमें नहीं देगा, वो बचेंगे 624, तो वो यहीं पे लिखा हुआ, ठीक है। तब दो ट्रांजेक्शन होगी, एक कौन सी होगी जिसमें हम राइट ऑफ कर रहे होंगे, दूसरी कौन सी जो हमें वो पैसे देगा। तो जब हमें वो पैसे दे रहा है, तो ये रहा है हमारे पैसे जो उसने दिए, ठीक है, तो 156 हमने बैंक में आ गया, हमारे पास एसेट डेबिट हो गया, और ट्रेड रिसीवेबल्स क्योंकि अब हमें ये 156 से ही हो गए हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में से हम क्रेडिट कर देंगे। और उसी तरह अगर इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस जो हमारा बचा 624, वो जो नहीं दे रहा, तो वो भी हम ट्रेड रिसीवेबल में से हटा देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और वो एज एन एक्सपेंस रिकवरेबल डेट में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल जो कस्टमर अकाउंट है उसमें से भी हम 624 जो है वो हटा देंगे, और बाकी का तो हमें रिसीव हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा है वो इंडिविजुअल अकाउंट का, कि भाई सेल की थी तो रिसीव होने थे हमें कितने, 780, रिसीव कितने हुए हमें 156, और रिकवरेबल डेट्स हमें हटाने हैं, तो वो हमने यहाँ पे 624 हटा दिया, तो अब इसका अकाउंट जीरो हो गया, कि अब इससे कुछ लेना देना नहीं है, खत्म हो गया इसका अकाउंट, ठीक है। तो उसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हो गई, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।